सुप्रभात, नमस्कार सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए बीएड प्रथम वर्ष विषय इतिहास के रूप में प्रश्न पत्र प्रथम के रूप में प्राचीन भारत जो कि प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक का है, उसका अध्याय 2 जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले पिछली क्लास में भी हम इसको थोड़ा बहुत देख चुके हैं। उसी के बढ़ते क्रम में आज हम जहाँ से शुरुआत करेंगे उसमें हमारा होगा सभ्यता की विशेषताएं। यानी आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है और कहा जाता है कि विश्व की अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ उस समय, जिस समय भारत में सिंधु सभ्यता का जन्म हुआ। किंतु वो सभ्यताएं समय के अनुसार काल के कराल में समाहित होती गई और एक के बाद एक सभ्यताएं लुप्त हो गई। लेकिन भारत की ये प्राचीन और विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में इस भारत की सिंधु सभ्यता या जिसे हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान आज भी रखती है। क्योंकि आज भी इसकी खुदाई जब की जा रही है उसमें अभी भी इसके अवशेष और इसके क्षेत्र खुदाई में प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए इतिहासकारों के अनुसार ये कहा गया है मिस्र, रोम, यूनान और कई प्रकार की कीट ऐसी सभ्यताएं आज अपने पतन की ओर चली गई है, अर्थात काल के कराल में समाहित हो चुकी है। किंतु भारत की संस्कृति और सभ्यता आज भी अनवरत रूप से अपने विकास के पथ पर अग्रशील है, अर्थात आगे बढ़ती हुई है। तो इसीलिए समय समय पर इस सभ्यता से कई प्रकार के क्षेत्र खुदाई में प्राप्त होते हैं जिनसे उस समय का पता चलता है। क्योंकि हम इसमें 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इसका परिचय जाना प्रस्तावना के रूप में। ये हमने पढ़ ली पिछली क्लास में कि ये सभ्यता कब से है, क्या है। तो इसको जो बताया गया है इतिहासकारों के अनुसार वो ईसा पूर्व के समय से बताया गया है और लगभग सभी का मत मानकर 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता को इसको माना गया है। तो पहला ये था। और दूसरा जो हमने पढ़ा इसमें प्रस्तावना के बाद में वो था महत्वपूर्ण रूप से इस सभ्यता के विस्तार का, कि सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। तो दूसरे में हमने क्या पढ़ा, सभ्यता का विस्तार, ये भी हमने पढ़ लिया है कि कहाँ कहाँ इसका फैलाव था। तीसरा हमने पॉइंट पढ़ लिया है समय का निर्धारण, इस सभ्यता का समय क्या रहा होगा, समय का निर्धारण किस प्रकार से किया गया होगा। तो निर्धारण में हमने एक चीज़ पढ़ी है कार्बन 14, क्या नाम, कार्बन 14, उसके द्वारा हमने इसका समय जो जाना है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार इसको 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का बताया गया है। 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के रूप में इसको उल्लेखित किया गया है। वो कार्बन 14 जो है वैज्ञानिक विधि है, उसके आधार पर इसको बताया गया है। तो ये भी हमने कर लिया है। उसके बाद है सभ्यता का केंद्र, चौथा पॉइंट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सभ्यता के केंद्र। सभ्यता के केंद्र कौन कौन से हैं। तो सभ्यता के केंद्र की बात करते हैं तो 2 केंद्र मुख्य आते हैं, जिसमें अलग अलग समय के अनुसार उनकी खुदाई का कार्य किया गया। सर्वप्रथम 2021 में सर्वप्रथम हड़प्पा नगर को खोजा गया। उसके बाद 22 में जो खोजा गया वो मोहनजोदड़ो को खोजा गया। तो इस प्रकार से इन दोनों नगरों को विशेष रूप से इसके प्रमुख केंद्र मानते हैं। पहला हड़प्पा, और इसीलिए सभ्यता का नामकरण भी इसी के नाम से रखा गया है, जो पहला नगर है। दूसरा नगर जो है मोहनजोदड़ो, ये 2 नगर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर माने जाते हैं। इन दोनों नगरों के मध्य ही ये संस्कृति जिसको हम सभ्यता कहते हैं ये अपने आप में चरम सीमा पर पहुंचती है और लास्ट में अंत में किस प्रकार इसका पतन हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, कि सभ्यता में क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। तो ध्यान से सुने। 5वां पॉइंट है वैसे ये, हाँ एक पॉइंट और पढ़ लिए, इसके 4-5 तो पढ़ चुके। 5वां है इसमें निर्माता कौन थे, ये भी हमने देख लिया कि सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो इसके 3 तर्क थे, उन तीनों तर्कों को हमने विधिवत रूप से जान लिया कि कौन कौन इसके निर्माता कहे जा सकते हैं। जिसमें पहला द्रविड़ था, दूसरे में मिस्र जाति के रूप में बताया गया है
और तीसरे में क्या बताया गया था कि ये आर्य है, लेकिन आर्य वाला मत जो है वो अभी सर्वमान्य नहीं है, अर्थात उस पर विवाद है, उसको विधिवत रूप से सही नहीं माना गया है। लेकिन ये पहला मत जहाँ तक है वो संभव है, इसलिए पहला इसको द्रविड़ बताया गया है और दूसरे में उसको मिश्र जाति के रूप में माना गया है। तो वो थे कौन? हड़प्पावासी या सिंधुवासी। ठीक है, अब ये अगला छठा पॉइंट है सभ्यता की विशेषताएं, जो आज हम पढ़ रहे हैं वो 6 पॉइंट के रूप में, वैसे आज का प्रथम पॉइंट इसको हम देख रहे हैं विशेषताओं के रूप में। तो देखिए विशेषताओं में उस समय की बात करें तो इतने हजार वर्ष पूर्व, यानी कि 3000 वर्ष पूर्व भी, कितने हजार वर्ष पूर्व? 3000 वर्ष पूर्व के लगभग इसका समय जब माना गया, उस समय भी उन लोगों में इस प्रकार की कला थी, व्यवस्था थी, जिसको आज भी हम देखते हैं तो हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, क्योंकि आश्चर्यचकित करने वाली वो उस समय की व्यवस्था नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? नगर नियोजन। तो नगर नियोजन जो था वो उस समय का अपने आप में महत्वपूर्ण था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो नगर थे उनमें जो व्यवस्था थी वो नगर नियोजन के रूप में इस प्रकार थी कि ये सभ्यता अपने आप में क्या कहलाती है? शहरी सभ्यता कह सकते हैं इसको, शहरी या फिर नगरीय सभ्यता। क्या कह सकते हैं इसको? नगरीय सभ्यता। क्योंकि हम नेक्स्ट अगला अध्याय जब पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक काल को, और वैदिक काल जो रहेगा वो ग्रामीण संस्कृति के रूप में जाना जाएगा, जबकि हड़प्पा या सिंधु जो है वो नगरीय सभ्यता के रूप में मानी जाती है। इसको नगरीय सभ्यता के रूप में जाना गया है। कई बार पूछ लेते हैं कि ये कौन सभ्यता है, तो आप बता सकते हैं ये नगरीय सभ्यता है। इसमें सर्वप्रथम है जो उन विशेषताओं में आती है वो है जिसको हम कह सकते हैं भवन निर्माण। भवन निर्माण, उनके जो कलात्मकता के रूप में जो भवन निर्माण की कला थी वो अपने आप में अद्भुत है, इसीलिए इसमें भवन निर्माण को पहला हम भाग मानते हैं। कहा जाता है कि नगर एवं भवन निर्माण, क्योंकि नगर निर्माण और भवन निर्माण दोनों ही इसी के पार्ट है, तो हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, नगर एवं भवन निर्माण। नगर एवं भवन निर्माण के रूप में जो सिंधुवासी थे वो अपने आप में क्या थे? अद्भुत थे। किस प्रकार? जैसे सिंधु सभ्यता में अनेक केंद्रों की खुदाई जब की गई तो वहाँ से प्राप्त अवशेष जो मिले हैं, जब वहाँ पर खुदाई की गई तो वहाँ से जो प्राप्त अवशेष मिले हैं उनमें वहाँ के इन नगरों की स्थापत्य और शिल्पकला को आधार मानकर उच्च कोटि की भवन निर्माण कला के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। ये माना गया है खुदाई जब की गई तो खुदाई में प्राप्त खंडर जो मिले हैं भवनों के और नगरों के, उनको देखकर ये लगता है पता कि उनकी जो कलात्मकता थी या उनकी भवन निर्माण की जो कला थी वो अपने आप में क्या थी? अद्भुत थी, अर्थात वो शिल्प कला में पारंगत थे। उन्होंने उच्च कोटि की भवन निर्माण शैली का प्रयोग किया। उन्होंने नगर नियोजन में और भवन निर्माण कला में उच्च कोटि का नगर नियोजन किया, अर्थात कलात्मकता का परिचय दिया। और वर्तमान के इंजीनियर लोग आज भी इन अवशेषों को देखते हैं तो देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय की जो कला रही होगी उसका दृष्टिकोण श्रेष्ठता के स्तर पर रहा होगा। सिंधुवासियों को नगर नियोजन के लिए योजनाबद्ध तरीके से नगरों का निर्माण किया गया। नगर निर्माण में सर्वप्रथम उन्होंने सड़कों पर ध्यान दिया। सड़कों को उन्होंने इस प्रकार बनाया कि नगर को चारों ओर से परकोटे के रूप में घेरते हुए समकोण, कौन से कोण पे? समकोण रूप में एक दूसरे को काटा करती थी। बीच में मार्गों के चौराहे बने हुए थे, चौराहे अपने आप में चौड़े थे, और इसी प्रकार सड़कें सीधी हुआ करती थी, सड़कें समांतर थी और एक दूसरे को समकोण चौराहों पर काटती थी। नगर की मुख्य सड़कें 30 फीट से 35 फीट चौड़ी हुआ करती थी। सड़कों के किनारे पर एक महत्वपूर्ण बात है जो आज भी नहीं है, वो है सड़कों के किनारे पर नालियाँ, जो कि कहते हैं कि पत्थर की बनी होती थी और उनको ढकने के लिए पत्थर के बड़े पत्थरों का टुकड़े को काम में लिया जाता था। तो ये नालियाँ जो थी, ये नाली व्यवस्था जो है, नालियाँ, ये कहाँ है? उस समय सिंधुवासियों से प्राप्त हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण हमारे लिए वो चीज़ है जिसको हम आज भी अनुसरण कर सकते हैं। तो सभ्यता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उस समय सिंधुवासियों ने अर्थात हड़प्पा वासियों ने नगरों में जब सड़कें बनाई तो सड़कों के किनारे नालियाँ बनाई ताकि शहर का सारा पानी उन नालियों के माध्यम से
बाहर, शहर के बाहर भेजा जा सके और नालियों को बरसात के दिनों में मच्छर मक्खी न हो और किसी प्रकार की बीमारी न हो, इसलिए उनको ढकने के लिए बड़े पत्थर के टुकड़ों को काम में लिया गया। तो ये अपने आप में एक नगर नियोजन का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि सड़क के किनारे पर नालियाँ बनाई जाती थी और नालियों में गंदा पानी निकासी के रूप में नगर के बाहर निकाल दिया जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों व पत्थरों व चूनों की बनी होती थी, क्योंकि उसमें चूना और पत्थर ज़्यादा काम में आता था, इसलिए चूने और पत्थर के रूप में ईंटों की मरम्मत की जाती थी और ईंटों का प्रयोग भी उसमें किया जाता था। ठीक है, ये ऊपर पट्टियों से या कातलों से ढक दी जाती थी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो भवन मिले हैं, उन भवनों के निर्माण कला के रूप में भी हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है, जिसमें जो भवन थे वो 1 मंजिला और 2 मंजिला, देखो भवन जो मिले हैं वो कैसे मिले हैं, 1 मंजिल और 2 मंजिल के भवन मिले हैं। उन भवनों को हम देखकर ये कह सकते हैं कि भवन निर्माण कला में भी वो अग्रणीय थे, अर्थात उन्होंने मकान जो बनाए वो 1 मंजिल और उसके ऊपर 2 मंजिल तक के बनाए, और सब में महत्वपूर्ण चीज़ जो दी वो दी उन्होंने रोशनदान, खिड़कियाँ और उजालदान जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित किए कि मकान में चारों ओर से प्राकृतिक जिसको कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश, हवा, शुद्ध हवा जिसे कह सकते हैं, वो इसमें आसानी से आ जा सके। मकान 1 मंजिला या 2 मंजिला हुआ करते थे। मकान की लंबाई 30 फीट व चौड़ाई 27 फीट के बराबर हुआ करती थी। बीच में एक बड़ा सा बरामदा होता था जिसको आंगन कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ चौक बराबर का चौक हुआ करता था जिसको खुला आंगन माना जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ व्यवस्था थी, और जिसमें 4-5 कमरे बने होते थे। मकान जो थे उनमें 4-5 कमरे थे, बीच में एक बड़ा सा बरामदा था। मकान की दीवारें ईंटों और पत्थरों की बनाई जाती थी, यानी कि पक्के मकान बनाए जाते थे। तो इससे भी पता लगता है नगर नियोजन का कि सिंधुवासी मकान जो बनाते थे वो कैसे बनाते थे, ईंटों व पत्थरों के अर्थात पक्के मकान बनाते थे। मकान की दीवारें ईंटों पत्थरों की बनाई जाती थी, जिनमें ईंटों का आकार एक साइज़ दी गई है 11 × 5.5 × 3.75। ये ईंटों की लंबाई दी है 11 × 5.5 × 3.75। ये ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताई गई है, जो कि ईंटों के रूप में मकान बनते थे। तो ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, इस प्रकार से ईंटें बनाई जाती थी और ईंटों के द्वारा मकान बनाए गए थे। मकानों में मजबूती प्रदान करने के लिए उस समय के चूना का प्रयोग किया जाता था और पत्थर को व्यवस्थित रूप से जमाया जाता था। भवनों के अलावा मोहनजोदड़ो से विशाल इमारतों के अवशेष मिले हैं। ये चीज़ विशेष उल्लेखनीय है कि हड़प्पा से कहीं ज़्यादा जो भंडार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े भवन मिले हैं, वहाँ से खुदाई जब की गई तो उससे बड़े इमारतें मिली है, उसके अवशेष मिले हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई लगभग 242 फीट तक पाई गई है। अर्थात लंबाई, चौड़ाई तीनों की बात करें 242 फीट ऊंचाई और लंबाई 112 फीट चौड़ी के रूप में प्राप्त हुई है, जिसे सार्वजनिक भवन के रूप में माना गया है। बड़े जो भवन थे जिनको खुले समाज के रूप में काम में लेते थे, वो बड़े भवनों के रूप में लंबाई चौड़ाई के आधार पर बड़े बड़े भवन जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो बड़ी इमारतें कही जा सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक भवन के साथ साथ यहीं से प्राप्त विशाल स्नानाघर, नहाने का जो बड़ा घर है वो भी यहीं से मिला है। सार्वजनिक भवन के साथ साथ सार्वजनिक भवन, स्नानाघर नंबर 2 पे बड़ा घर स्नानाघर के रूप में मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई प्रकार का, जैसे यहाँ पर स्नानाघर के साथ साथ शौचालय भी मिले हैं। और इसी प्रकार नगर की खुदाई में बड़े बड़े अन्न के घर तथा सीढ़ियों लगे हुए नीचे कुंड भी मिले हैं और कुएं भी प्राप्त हुए हैं। कुंड और कुएं और अन्न घर, तीसरा कौन सा है, अन्न घर। अन्न यानी अनाज रखने का घर। बड़े बड़े अनाज के घर मिले हैं, गोदाम मिले हैं, कुएं मिले हैं और कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं, कुंड। खुदाई जब की गई तो इसमें ये पता लगता है कि इन लोगों ने गहराई के रूप में यहाँ पर अनाज रखने के लिए अन्न घर बनाए और वहाँ पर कुएं और कुंड भी थे, जो इस चीज़ का प्रतीक है कि यहाँ से ऐसे विशाल भवन मिले हैं जो कि गोदाम के रूप में प्रयोग में लिए जाते थे। तो ये उनका नगर एवं भवन निर्माण कला से संबंधित उदाहरण थे। तो आपने देखा होगा कि वहाँ की खुदाई में नगर और भवन निर्माण से संबंधित बहुत से अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों को जानकर हम वहाँ की उस समय की सभ्यता को विधिवत रूप से जान सकते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। पहला नगर एवं भवन निर्माण हो गया है। दूसरा जो है हमारा
अब उनकी विशेषताओं में, क्योंकि नंबर 1 पे नगर और भवन निर्माण आता है, उसके बाद आता है उनका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन कैसा था उनका धार्मिक जीवन, वो भी देखने की जरूरत है कि वो धर्म के आधार पर क्या थे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में वहाँ के निवासियों को धार्मिक विश्वासों में विशेष रूप से ज़्यादा उल्लेख तो नहीं मिल पाया, किंतु खुदाई में प्राप्त जो मूर्तियाँ मिली है उन मूर्तियों के आधार पर और मोहरों के आधार पर और वहाँ से जो ताबीज़ मिले हैं उन ताबीज़ों के आधार पर ये उल्लेख जरूर किया जा सकता है कि सिंधुवासी बहुदेवतावाद में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? बहुदेवतावाद। बहुदेवतावाद यानी एक से अधिक देवताओं का वो स्मरण करते थे, इसलिए बहुदेवतावाद कहते हैं। ये अपने आप में हिंदू धर्म की एक पहचान भी है। हिंदू धर्म में बहुत से देवताओं को माना जाता है, कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता। ये ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन बाद में समय के अनुसार इसको बढ़ाकर करोड़ों की संख्या में कर दिया गया है। इसी प्रकार वैदिक सभ्यता से पहले इसे अलग अलग देवताओं के रूप में पूजने के कारण हिंदू संस्कृति में या इस वैदिक संस्कृति में हम ये कह सकते हैं बहुदेवतावाद का उल्लेख था। सिंधुवासी बहुदेवतावाद को मानते थे। वे लोग परम सत्ता किसकी मानते थे? ईश्वर की, जो ऊपर है। अर्थात ये मानते थे कि ईश्वर ही परम सत्ता का मालिक है और ईश्वर के उस सत्ता पे विश्वास करते थे। अर्थात ईश्वर की परम सत्ता को या ईश्वर सत्ता को वो अपना आधार मानते थे। और वे लोग पुरुष और स्त्री दोनों ही रूपों में देवी देवताओं की उपासना और पूजा करते थे। यानी उनका आधार ये भी था कि बहुदेवतावाद में पुरुष एवं स्त्री दोनों ही देवी देवताओं के रूप में थे, अर्थात दोनों की ही वो पूजा वंदना करते थे। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि देवताओं की उपासना करने से प्राप्त वहाँ से जो मिली है मूर्तियाँ, उनमें मूर्ति नारी के रूप में मिली है, तो नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति का प्रतीक है। उसी प्रकार प्रकृति देवी की मूर्तियाँ मिली जो प्रकृति के प्रति प्रेम को उल्लेख करती है कि वो प्रकृति के प्रति भी क्या थे? जागरूक थे। मातृ देवी की पूजा करते थे, लोकप्रिय थी क्योंकि मातृ देवी जो थी उसको विशेष मानते थे, इसलिए ये भी एक आधार है मातृशक्ति के रूप में। मातृशक्ति के रूप में मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है उससे पता लगता है कि वो उस समय स्त्री अर्थात देवी के रूप में मातृशक्ति को पूजते थे। और अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है जिनमें परम पुरुष की भी उपासना की जाती है, उसका उल्लेख मिलता है, जिसमें खुदाई से पता चलता है कि वो वहाँ पर एक बड़े मृदा के ढेर में 3 मुंह के व्यक्ति का प्रतीक मिला है जो शिव के रूप में या पशुपति के रूप में माना गया है। मातृशक्ति के साथ साथ पशुपति, किसकी? पशुपति की, जो शिव का प्रतीक है अर्थात शंकर भगवान का प्रतिबिंब है, जो कि 3 मुख का बताया गया है, त्रिमुख का बताया गया है। पशुपति की जो मूर्ति बताई गई है उसके कितने मुंह बताए गए हैं? 3 मुंह बताए गए हैं। और इस प्रकार ये एक विशाल ढेर मिला है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है कि 3 मुंह के व्यक्ति को शिव के रूप में जाना गया है, जिसे पशुपति के नाम से पुकारा जाता था। तो ये शिव के रूप में था, शिव। ठीक है, तो ये खुदाई में यहाँ से अवशेष मिले हैं। अब है आगे अगला पॉइंट, धार्मिकता के साथ बहुदेवतावाद का उल्लेख है इसमें। इसी के साथ साथ पुरुष व नारी की पूजा, सिंधु शक्ति के रूप में प्रजनन शक्ति की पूजा, और सिंधुवासी पूजा के लिए प्रकृति को भी अपना आधार मानते थे, जिसमें प्रकृति के वृक्षों में पीपल है, बरगद है और इसके अलावा तुलसी है, केले की पूजा आदि प्रचलन में थी। और यहाँ पर वृक्ष पूजा के साथ साथ पशु पूजा का भी उल्लेख मिलता है। वृक्ष पूजा में बताया कि पीपल का है, केले का है, तुलसी का है, उसी प्रकार पशु भी पूजा की जाती थी। पशु पूजा में किसकी पूजा की जाती थी? पशु पूजा में भी कई पशुओं को पवित्र माना गया है, जैसे गाय, गाय को उसमें पूजा जाता था, बैल, इनकी पूजा किया करते थे। साथ में उस समय और भी पूजा का प्रचलन था, जिसमें सिंधुवासियों को मर्दाओं की अर्थात मिट्टी की अनेक छोटी मूर्तियां बनाकर उनको धार्मिक जीवन के रूप में उल्लेखित करते हुए उनकी पूजा की जाती थी। तो पशुओं में गाय की पूजा का उल्लेख मिलता है, तो ये याद रहे आपको कि किसकी पूजा की जाती थी। तो ये था धार्मिक जीवन का पूर्ण उल्लेख, जिसमें हम सिंधुवासियों को अग्रणीय मानते हैं कि आज भी हम गाय को पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उस समय वो लोग भी इस गाय को पवित्र मानकर इसकी पूजा पशु पूजा के रूप में करते थे। तो ये था इनका आर्थिक जीवन। अब है धार्मिक जीवन। तीसरा पॉइंट है धार्मिक जीवन। देखिए, जहाँ संस्कृति है वहाँ सभ्यता है, और सभ्यता जहाँ होती है वहाँ कहीं ना कहीं पहचान जरूर होती है। तो धार्मिक जीवन जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण आधार है। उसी प्रकार इनका सांस्कृतिक जीवन दिखाने के लिए
इसमें देखेंगे आर्थिक जीवन, क्योंकि आर्थिक जीवन भी उनकी दिनचर्या को, उनके क्रियाकलाप को, उनके व्यवसाय को उल्लेखित करता है। तो आर्थिक जीवन अर्थात उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो किस प्रकार की थी, किस पर निर्भर थी, वो यहाँ देखने की बात है। आर्थिक जीवन में सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन काफ़ी समृद्ध था, उन्नत था, क्योंकि नगरीय जीवन था। और नगरीय जीवन होने के कारण, ये बार बार मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता कौन से थे, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। इसलिए यहाँ पर नगरीय सभ्यता होने के कारण कृषि से ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया था, व्यापार और व्यवसाय पर। इसीलिए कृषि के साथ साथ पशुपालन भी था, घरेलू उद्योग धंधे भी थे, व्यापार और व्यवसाय आजीविका का मुख्य साधन था। तो आपसे पूछा जाए आर्थिक जीवन में क्या था, तो व्यापार एवं व्यवसाय, व्यापार और व्यवसाय आजीविका का मुख्य साधन था। आजीविका का क्या था, मुख्य साधन। यानी यहाँ पर जीवन चलाने के लिए मुख्य रूप से व्यापार और व्यवसाय वो लोग किया करते थे, उद्योग धंधों के माध्यम से। देखिए यहाँ पर आजीविका के साधनों को हम अलग अलग रूपों में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पढ़ेंगे आर्थिक जीवन के रूप में, वो थी कृषि। अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, क्योंकि कृषि से अनाज और व्यापारिक फसलें भी उगाई जाती थी और उनके आधार पर उनका जीवन बसर चलता था। तो कृषि जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधुवासी अच्छी कृषि के लिए भूमि को उपजाऊ बनाकर अनेक प्रकार की फसलें बोया करते थे, जिनमें खाद्यान्न फसलें, जिनके रूप में चावल, गेहूँ और जौ आदि फसलें खाद्यान्न फसलों के रूप में बोते थे। इसके अलावा व्यापारिक फसलों के रूप में वो नारियल, कपास, तिल आदि की फसलें भी बोया करते थे, किया करते थे। खेती के लिए हल खींचने में पशुओं को काम में लिया करते थे। तो ये भी ध्यान रखें, कृषि का परंपरागत तरीका था, उसमें पशुओं को काम में लेकर कृषि कार्य किया जाता था। सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियाँ काम में ली जाती थी। तो ये भी एक कृषि व्यवसाय से पता लगता है कि बैलगाड़ियाँ जो थी वो सामान को अर्थात खेत से घर तक लाने या मंडी तक पहुँचाने में कार्य करते थे। अगला है पशुपालन। कृषि के बाद दूसरा है पॉइंट है जी नंबर 2, पशुपालन। पशुपालन पशुपालन भी लोग किया करते थे, क्योंकि पशु के दोहरे लाभ थे। दोहरे लाभ क्या थे, पशुओं से उनको घी, दूध, छाछ वगैरह मिलती थी। इसके अलावा उनको जो मांसाहारी थे, क्योंकि दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी, तो उनको वो भी आसानी से प्राप्त होता था। तो देखिए, कृषि कार्य के साथ साथ सिंधुवासी पशुपालन का व्यवसाय भी करते थे। वे लोग बैल, गाय, सूअर आदि पालते थे। गाय धार्मिक महत्व का पशु था, जिसको हम पढ़ चुके हैं धार्मिक जीवन में। पालतू पशुओं में भोज्य पदार्थ में दूध, दही, मक्खन आदि का प्रयोग करते थे। साथ ही कृषि कार्य में भी उनको जोतते थे। जैसे बैल को कृषि कार्य में भी काम में लेते थे और गाय को जो है पवित्र मानते थे, तो उसका दूध वगैरह, मक्खन वगैरह, घी वगैरह काम में लेते थे। साथ ही भार ढोने में पशुओं को काम में लेते थे। इसलिए सिंधुवासी गाय, बैल और हाथी भी पालते थे। तो ये उस समय के पशुओं का उल्लेख है जो पशुपालन के रूप में दिखाई देता है। अब है घरेलू उद्योग धंधे। घरेलू तीसरा, घरेलू उद्योग धंधे कौन कौन से थे? घरेलू छोटे उद्योग धंधे, उद्योग धंधे। देखिए, घरेलू उद्योग धंधों में क्या आएंगे? छोटे उद्योग धंधे आएंगे, जिसमें सिंधु सभ्यता के लोग घरेलू उद्योग धंधों के रूप में सूत काटना, है ना, ऊन से वस्त्र बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु के रूप में पत्थर से औजार, हथियार आदि प्रमुख रूप से कार्य करते थे। खुदाई से प्राप्त मूर्तियों में खिलौने और बर्तन बनाने का पता चलता है। घरेलू उद्योग धंधों में बर्तन बनाने का और खिलौने बनाने का विशेष रूप से उनका छोटे उद्योग धंधों के रूप में माना गया है, जो कि सिंधुवासी घरेलू उद्योग धंधों में निपुण थे। और इसका उल्लेख हमें मोहनजोदड़ो की खुदाई की मिट्टियों से मिलता है। मोहनजोदड़ो में जब खुदाई की गई, वहाँ से मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। उन मिट्टी के खिलौनों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि वो लोग घरेलू उद्योग धंधों को किस प्रकार काम में लेते थे। उन्होंने मृदभांड के नाम से जानते थे। जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन्हें क्या कहते थे? मृदभांड। मृदभांड, भांड यानी बर्तन और मृद यानी मिट्टी। तो मिट्टी के वो क्या बनाया करते थे? बर्तन बनाया करते थे, इसलिए इन्हें मृदभांड के नाम से जानते हैं। सिंधुवासी धातु के रूप में सोने, चांदी और पत्थर को औजार व हथियार के रूप में काम में लेते थे और आभूषण के रूप में सोने चांदी का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार सिंधुवासी घरेलू उद्योग धंधों में काफ़ी उन्नत
थे, अर्थात इस व्यवस्था को उन्होंने उन्नत तरीके से प्रयोग में लिया। तो ये तीसरा था आर्थिक जीवन का। चौथा है व्यापार और वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, तो ये नंबर 4 पे आ जाएगा, जिसको हम व्यापार और वाणिज्य कहते हैं। ये उस समय महत्वपूर्ण रूप से था उल्लेखित। व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य ये मुख्य आजीविका का साधन भी था, इसीलिए इसके बारे में कहा गया कि सिंधुवासी व्यापार और व्यवसाय के लिए अपने देश से बाहर जैसे अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों के साथ व्यापार किया करते थे, जिसमें सीप, शंख, कोड़ी, मोती, हाथी दांत आदि का व्यवसाय विशेष रूप से होता था। यहाँ तक कि रत्नों, जो महंगे बहुमूल्यवान रत्न हुआ करते थे, मूंगा, मोती आदि का व्यापार भी किया जाता था। व्यापार जलमार्गों से और थल मार्गों से, याद रहे आपको, सबसे पहले व्यापार का जो मार्ग था, व्यापार का मार्ग जो था वो कौन सा था? जल मार्ग। इसलिए कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कौन से मार्ग की खोज की गई? जल मार्ग, क्योंकि जल मार्गों के द्वारा ही पड़ोसी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। उसके बाद थल मार्ग, और उसके बाद आएगा आज के समय के अनुसार वायु मार्ग, जबकि उस समय के अनुसार 2 मार्ग ही प्रमुख थे, जिसमें पहला जल मार्ग, जिसमें समुद्री जहाज़ों के द्वारा, नावों के द्वारा व्यापार किया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्राओं के आधार पर पता चलता है कि उनका संबंध सुमेरियन जाति के लोगों से था, जिसके आधार पर अनेक वस्तुएं वहाँ से वो प्राप्त हुई है। यानी सुमेरियन एक सभ्यता है, वहाँ से इनका व्यापारिक संबंध था, जो जलमार्गों से वहाँ तक जाया करते थे और उनके साथ वस्तुओं का लेन देन करते थे। अगला है आर्थिक जीवन का ही एक भाग है, जिसका नाम ले सकते हैं हम मापतोल के साधन। कौन साधन? मापतोल। देखिए, आज हम मापतोल के साधन काम में लेते हैं, लेकिन उस समय भी इन्होंने मापतोल के साधन काम में लिए। मापतोल के साधन अर्थात व्यापार में तोलने के लिए जो साधन काम में ले जाते थे, उन्हें मापतोल के साधन के रूप में मानते हैं। तो कौन कौन से साधन थे? खुदाई से प्राप्त व्यापार और वाणिज्य के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनमें पुराने बाटों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक आना, आधा पाव, पाव, सेर आदि से संबंधित बाट मिलते हैं। मिलते जुलते बाट मिलते हैं जो कि वस्तुओं को तोलने के लिए या मापने के लिए काम में लिए जाते थे। खुदाई में तराजू या तौल प्रणाली का प्रतीक भी मिला है। खुदाई में तराजू, तराजू क्या काम आता है? तोल के काम में आता है। तो तराजू या तौल प्रणाली का प्रयोग भी दिखाई देता है। तो हमें ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि माप तोल के लिए साधन जो थे उसमें तराजू विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाट जो मिले हैं पुराने मिले हैं, जो आज के समतुल्य हैं, जो कि तोल इकाई का प्रमाण है। तो ये थे आर्थिक जीवन के प्रमाण। सबसे पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा उद्योग धंधे, चौथा व्यापार व्यवसाय, पांचवा मापतोल के साधन। ये जो थे ये आर्थिक जीवन को इंगित करते हैं। नेक्स्ट अगला है पॉइंट हमारा, जिसको हम सामाजिक जीवन कहेंगे, क्योंकि सामाजिक जीवन से भी हम उस समय की व्यवस्था को अच्छी तरह से भलीभांति जान सकते हैं कि समाज में वो किस प्रकार रहते थे। तो सामाजिक जीवन, चौथा पॉइंट है सामाजिक जीवन। आप पॉइंटों के अनुसार इनको याद रखेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त याद होंगे। सामाजिक जीवन, कि उस समय का सिंधु वासियों का, हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो देखिए, सामाजिक जीवन के भी पॉइंट है। सबसे पहला, जैसे समाज का मुखिया या समाज का स्वरूप कैसा था, वो देखने की बात है। तो समाज का स्वरूप जो था वो सिंधु की खुदाई से पता चलता है कि वहाँ समाज कई समूहों में विभाजित था। समाज में बहुत से वर्ग थे, जैसे पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिषी, वेद आदि उच्च वर्ग के समझे जाते थे। दूसरे वर्ग में बढ़ई, खुमार, मछुआरे, मल्ल आदि आया करते थे, चराए वगैरह आदि। और फिर लास्ट में जो लेते थे उनको हम ये कह सकते हैं निम्न वर्ग के होते थे। लास्ट में जो थे कौन थे? निम्न वर्ग के थे। तो इस प्रकार 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में। जो आज भी बना हुआ है वही समाज का स्वरूप था। अर्थात समाज का स्वरूप, पहला पॉइंट है, समाज का स्वरूप उच्च वर्ग में भी था, मध्यम वर्ग में भी था और निम्न वर्ग में भी था। तो ये उस समय का स्वरूप था। दूसरा है परिवार। दूसरा क्या है? परिवार कैसे थे? तो परिवार उस समय कैसे थे होंगे? परिवार उसमें संयुक्त थे। क्या थे? संयुक्त, क्योंकि उस समय परिवार व्यवस्था जो थी संयुक्त प्रणाली के रूप में थे। कौन सी प्रणाली थी? संयुक्त प्रणाली, यानी पूरा परिवार एक कुटुंब के रूप में एक साथ रहता था। परिवार का जो मुखिया था उसकी सभी आज्ञा का पालन करते थे और उसे विशेष रूप से आदर दिया करते थे, क्योंकि उसको जीवन का अनुभव होता था, इसीलिए उसकी अनुसार ही परिवार के सदस्य काम किया करते थे। यहाँ तक कि परिवार में एक चीज़ का और पता चला है खुदाई से, कि उस समय ज़्यादातर जो था वो मात्र सत्तात्मक शासन था। क्या था? मात्र सत्तात्मक।
सत्तात्मक शासन। कई बार पूछ लेते हैं परिवार में किसका शासन था या किस प्रकार की प्रणाली थी, तो मातृसत्ता था ना, कि कई जगह से पितृसत्तात्मक के परिणाम मिले हैं, पितृसत्तात्मक प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो माना गया है वो मातृसत्तात्मक माना गया। सिंधुवासियों में जो है मातृ देवी की मूर्ति मिलने के कारण ही उसको मातृसत्तात्मक शासन के रूप में उल्लेखित किया गया है। अर्थात मातृसत्तात्मक शासन के प्रमाण मिलते हैं मूर्तियों की खुदाई में। सिंधु समाज के जो है वो मातृशक्ति की पूजा करने का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको मातृ शक्ति के रूप में मानकर मातृसत्तात्मक शासन की बात को स्वीकार किया गया है। तो ये हो गया परिवार का स्वरूप कि मातृसत्तात्मक अर्थात स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण था और ऊंचा था, जिसमें देखिए परिवार के मुखिया के रूप में नारी को स्थान जो सिंधुवासियों ने दिया वो आदर का था, सम्मान का था। अब है रहन सहन। परिवार के बाद क्या आएगा? रहन सहन। तो देखिए रहन सहन कैसा था? सिंधुवासी शांति प्रिय थे, उनका जीवन व्यापार व्यवसाय के आधार पर व्यतीत होता था। कुछ लोग कृषि कार्य किया करते थे, जिसमें सूती ऊनी आदि वस्त्रों को बनाने का कार्य भी किया करते थे, इसलिए उनका जीवन संपन्न और खुशहाल था अर्थात समृद्ध था। तो सिंधु सभ्यता को हम समृद्ध संस्कृति के रूप में या सभ्यता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है खान पान। खान पान भी सामाजिक जीवन का ही भाग है। सिंधुवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे, खाने में दोनों प्रकार की भोजन को प्रयोग करते थे। फिर है पांचवा पॉइंट आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद के साधन जो थे सिंधुवासियों के वो महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वो इनके शौकीन थे, जिसमें शिकार करना, मछली पकड़ना, खेलकूद, व्यायाम करना और जानवरों की दौड़ करवाना, जिसमें घुड़दौड़ हुआ करती थी, संगीत नृत्य आदि उस प्रकार के मनोरंजन या आमोद प्रमोद के साधन माने गए हैं। उसी प्रकार शिक्षा, शिक्षा एक महत्वपूर्ण, ये भी इसी का भाग है शिक्षा सामाजिक जीवन का, कि शिक्षा के लिए उस समय क्या व्यवस्था थी। तो देखिए शिक्षा के लिए, शिक्षा में कहा जाता है कि सिंधुवासियों को पढ़ना लिखना जानते थे। खुदाई से प्राप्त खिलौनों के आधार पर माना जाता है कि वे विद्यार्थियों को गणित, ज्योतिष, भवन निर्माण आदि की शिक्षा दिया करते थे। चिकित्सा और उसके विषय की भी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों को संगीत, नृत्य और चित्रकला की भी शिक्षा दी जाती थी। और साथ ही साथ वहाँ पर शिक्षा को एक महत्वपूर्ण आधार मानकर समानता के आधार पर शिक्षा का व्यवहार किया जाता था। तो शिक्षा भी ये अपने आप में उसमें महत्वपूर्ण थी। फिर है कला और लिपि। सिंधुवासियों की कला और लिपि के बारे में कहा जाता है कि उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उनकी जो कला थी या लिपि जो थी, कला एवं लिपि, इसको अभी पढ़ा नहीं गया है पूरी तरह से, लेकिन इसमें भी वो अपने आप में महत्वपूर्ण थे कला और लिपि के रूप में भी। तो इस कला और लिपि के लिए बताया गया है कि वहाँ से प्राप्त मुद्राएं, मोहरें जो मिली है, जिसके आधार पर सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी? चित्रात्मक। तो याद रहे आपको ये चित्रात्मक, क्योंकि चित्र बने हुए थे मुद्राओं पर, मोहरों के ऊपर चित्रकारी की जाती थी, जिसके आधार पर उसकी पहचान नहीं की गई है अभी तक। विद्वानों ने अनेक चित्रों को देखकर लिपि के बारे में अनुमान लगाया है और इस प्रकार का है कि दाएं से वो बाईं ओर लिखा करते थे और इन लिपि को आरोही अवरोही, जिसको कह सकते हैं कि लिपि जो थी वो कलात्मक रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें भवन निर्माण में भी देखी गई थी। खुदाई से प्राप्त जो मूर्तियाँ मिली है उनमें सिंधुवासियों की कला को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में है। कला किस रूप में है? स्थापत्य कला, मूर्ति कला और तीसरा कौन सा है? चित्रकला। ये कला जो है वो 3 प्रकार से बांटी गई है और लिपि जो बताई गई वो चित्रात्मक लिपि है। तो दोनों याद हो जाने चाहिए। कला जो है स्थापत्य कला के रूप में, जो इसमें भवन निर्माण आ जाएगा, मूर्ति कला में मूर्तियाँ जाएगी और चित्रकला में चित्रकारी जो की है उनके द्वारा उसका उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है सामाजिक जीवन का ही मृतक संस्कार। ये जीवन का अंतिम और 16वां संस्कार है। इस संस्कार को भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त कब्रिस्तान को देखकर पता चलता है कि मृत्यु के बाद मृतक के शव को, सिर को उत्तर दिशा में तथा पाँवों को दक्षिण दिशा में जमीन पर रख दिया जाता था। तो देखो उस समय की अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधा थी कि वो लोग किस प्रकार से अंतिम दाह संस्कार किया करते थे, कि मरने के बाद मृतक के शरीर को क्या करते थे? सिर को तो उत्तर की ओर और उसके पाँवों को दक्षिण की ओर कर दिया करते थे। अंतिम संस्कार के रूप में सब 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था। पहला 3 प्रकार के अंतिम संस्कार था, जिसमें पहला है संपूर्ण रूप से सबको गाड़ देना, यानी जमीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरा आंशिक रूप से पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देना, कि आंशिक रूप से पशु पक्षी क्या करते थे? उसका भक्षण किया करते थे, तो उनका भोजन बन जाया करते थे। तीसरा पूरी तरह से अग्नि को समर्पित कर देना।
तीसरा क्या था, पूरी तरह से आग में जलाना। तो 3 विधियां याद रखेंगे आप अंतिम संस्कार की। अंतिम संस्कार जो किया करते थे सिंधुवासी हड़प्पावासी, वो 3 प्रकार से करते थे। कितने प्रकार से? 3। पहला, शरीर को पूरी तरह से गाड़ देना अर्थात दफना देना। दूसरा, पशु पक्षियों को खाने के लिए आंशिक रूप से छोड़ देना। और तीसरा, पूरी तरह से आग के प्रति समर्पित कर देना। आज भी 2 तरीके प्रचलन में है, बीच का तरीका नहीं है। वो पशुओं के लिए लागू हो जाता है, बाकी मनुष्य के लिए या मानव के लिए आज भी 2 तरीके हैं। एक गाड़ देना जो किस में है, इस्लाम धर्म में, और दूसरा है जला देना, वो किस में है, हिंदू धर्म में। तो जलाना हिंदू धर्म में आज भी है, और गाड़ना या दफन करना आज भी कहाँ है, मुस्लिम धर्म में, तो इस्लाम धर्म में। यानी कहने का मतलब हमने आज भी हड़प्पा वासियों के मृतक संस्कार को अपने जीवन में काम में लिया है, जो कि हमारे जीवन का अंतिम और 16वां संस्कार माना गया है। तो इस प्रकार ये इनका सामाजिक जीवन है। इसी प्रकार राजनीतिक जीवन, अगला पॉइंट 5वां, राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन, देखिए राजनीतिक जीवन भी अपने आप में उल्लेखनीय है सिंधुवासियों का। जिस प्रकार हमने सामाजिक जीवन को उल्लेखित किया कई पॉइंटों में, उसी प्रकार राजनीतिक जीवन है। उसके हालांकि ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इतना कहा जाता है कि सिंधुवासी राजनीतिक जीवन के बारे में ज़्यादा विशेष नहीं, किंतु नगर निर्माण, भवन निर्माण और भवन निर्माण की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कई राजनीतिक संगठन बनाए थे। क्या बनाए थे? राजनीतिक संगठन। और राजनीतिक संगठन जो होंगे वो क्या करेंगे, व्यवस्था को बनाए रखेंगे। इसलिए राजनीतिक संगठनों का उल्लेख मिलता है खुदाई से, जिसमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि नगरों की सुरक्षा और शांति के लिए पुलिस और सैनिकों की व्यवस्था की जाती रही होगी। नगरों की व्यवस्था शांति के लिए, किसके लिए? शांति के लिए। तो शांति के लिए किसको बनाया गया था? पुलिस और सेना। पुलिस और सेना की व्यवस्था की गई थी। तो सिंधुवासियों के राजनीतिक जीवन का ये उल्लेख मिलता है कि वो शांति प्रिय थे, और शांति प्रिय होने के कारण उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए राजनीतिक संगठनों के माध्यम से उन्होंने किसकी व्यवस्था करवाई? सैनिकों की व्यवस्था व पुलिस की व्यवस्था करवाई। तो इस प्रकार से उनका राजनीतिक संगठन या राजनीतिक जीवन का उल्लेख मिलता है, जो कि ज़्यादा विशेष उल्लेखनीय नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो समकालीन सभ्यताओं से इसका संबंध पढ़ेंगे कि सिंधुवासियों का समकालीन सभ्यताओं से कैसा संबंध था और किस प्रकार इनका सभ्यताओं के साथ अंतर रहा वैदिक सभ्यता के रूप में, और अंत में इसने हिंदू धर्म को क्या देन दी। तो ये 3 पॉइंट रह गए हैं, ये बाद में करेंगे। फिलहाल आज हमने जो पढ़ा वो एक बार रिपीट कर दूं। आज हमने हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पढ़ा, सभ्यता की विशेषताओं के रूप में। पहली विशेषता भवन निर्माण पढ़ी, दूसरी विशेषता धार्मिक जीवन पढ़ा, तीसरी विशेषता आर्थिक जीवन पढ़ा, चौथी विशेषता सामाजिक जीवन पढ़ा, और 5वीं विशेषता है राजनीतिक जीवन के रूप में जाना। तो इस प्रकार से हमने ये 5 पॉइंट जो पढ़े हैं वो विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के रूप में। तो आपको PDF नोट्स में भी इसको बताया गया है, आप इसको विद्युत रूप से अध्ययन कर लें। धन्यवाद।